जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्लोबल मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया की सियासत और इकोनॉमी दोनों को हिला दिया है। एक तरफ अमेरिका ने एक फैसला लिया है जिसको कंट्रोवर्शियल फैसला ही कहेंगे। जो यूएस गवर्नमेंट ने कॉलेजेस को ये ऑर्डर दिया है कि जो टोटल एनरोलमेंट है उसका सिर्फ 15% ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो सकते हैं और एक कंट्री को 5% से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट 5% ही हो सकते हैं। मतलब साफ है कि सबसे बड़ा जो झटका है वो भारत और चाइना के जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनको लगने वाला है। दूसरी तरफ दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो खुद डॉलर से पीछा छुड़ा रही हैं और जो गोल्ड है उसकी खरीदारी कर रही हैं रिकॉर्ड लेवल पर। 95% जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अगले साल तक जो ग्लोबल गोल्ड है वो रिजर्व्स और बढ़ेंगे और 73% तक ये बात कही जा रही है कि यूएसडी को से पीछा छुड़ाया जा रहा है और यूएसडी जो रिजर्व्स हैं वो गिरने वाले हैं। मतलब साफ है कि दुनिया जो है वो अमेरिकन डॉलर से पीछा छुड़ा रही है और उसको डंप करेंगे। इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है आदित्य सत्संगी जी। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। आपको प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन और आपके दर्शकों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आदित्य जी, दो मुद्दे हैं। हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को लेकर बात करेंगे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला किस तरह से आप देख रहे हैं? आप अमेरिका में हैं, एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं जिससे भारत और भारतीयों को सीधे तौर से टारगेट किया जा रहा है। ये एक और। देखिए, ये जो पूरा जो इंसिडेंट है स्टूडेंट्स को रोकने का, ये मागा का प्लेटफॉर्म का डिसीजन है। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ग्रुप है, मूवमेंट है। और एक तरीके से आप इसको ऐसे देखिए कि थिंग्स आर गेटिंग रिवर्स नाउ। ये वापस की तरफ मोड़ रहे हैं क्योंकि यूएस का रिजर्व करेंसी स्टेटस जा रहा है। लेकिन ये इकोनॉमिकली काफी फूलिश डिसीजन है मागा का। अब इसको आप एक अब मैं इसको भारतीय तरीके से देखूं तो एक डीकोलोनाइजेशन भी है एक तरीके का। और ट्रम्प जो है अटैक कर रहे हैं कॉलोनाइजेशन के ऊपर, जो इन कॉलेजेस के थ्रू एनफोर्स किया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स जो लाए जाते थे फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे वर स्पेंडिंग, अगर आप देखेंगे कि एक साल में $350 बिलियन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज कमाती थी। $350 बिलियन। और मेजोरिटी ऑफ देम वर ऑन लोन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉरेन स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी सिस्टम ऐसा बन गया कि नाउ यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज। हर यूनिवर्सिटी में कन्फ्यूशियस सिस्टम्स है। और फिर मिडिल ईस्ट से बहुत लोग होते थे, अफ्रीका से। तो इट बिकम ए मेल्टिंग पॉट। अगर आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएं, कार्नेगी मेलन या फिर जो बड़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें यू विल फाइंड 60% फॉरेन स्टूडेंट्स, 60% या 70%। आम अमेरिकन को तो जॉब ही नहीं मिलती वहां पर, मतलब सॉरी, एडमिशन ही नहीं मिलता। दे कांट अफोर्ड। जो ऑर्डिनरी अमेरिकन है कांट इवन अफोर्ड। तो वो तो बेचारे, दे वर नेवर गोइंग टू कॉलेजेस। तो पहले पहले वो जॉब कर करके, पैसा इकट्ठा कर करके, एंड देन दे वुड सेव मनी एंड देन दे वुड रीच कॉलेज व्हाइल वर्किंग। इस तरह वो पढ़ते थे आम अमेरिकन। जो इलीट अमेरिकन है वो अपने बच्चों को भेजते थे हार्वर्ड में, येल में, हर जगह भेजते थे। नाउ जो उन्होंने लिमिटेशन लगाई है, मोर नॉट मोर देन 5% फ्रॉम वन कंट्री एंड 15% ओवरऑल कैप, वो ट्रम्प की जो पार्टी की मानसिकता है। दे वांट टू प्रिजर्व द वाइटनेस ऑफ द यूनिवर्सिटीज। तो इसका मतलब ये है, एग्जैक्टली यही रीजन है। मैं इसको ब्लैंको भी बोलता हूँ, कलरलेस। क्योंकि कलरलेस, और अगर वो किसी को बोलते हैं वो कलर्ड है, तो मैं बोलता हूँ उसके विपरीत कलरलेस है। तो कलरलेस लोगों को ही बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे। अब ना उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो अमेरिका पे पड़ेगा, लेकिन ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा है और भारत के लिए तो खास तौर से अच्छा है। देखिए, चाइनीज स्टूडेंट्स का क्या होता था, वो यहाँ पे आके पढ़ते थे, फिर वो सारी नो हाउ जो थी पढ़ने की, वो चाइनीज यूनिवर्सिटीज में ट्रांसफर करते थे। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना की सारी यूनिवर्सिटीज को अमेरिकन लेवल पे लेकर आ गए।
भारत में उसका उल्टा हुआ। भारत में पहली बात तो किसी को सजेशन अच्छे नहीं लगते हैं, बट वी डोंट, एंड ऑल्सो मुझे तो इतने लोग सुनाते हैं कि तुम वहां पे रह के क्या सजेशन देते हो। मैंने कहा मैं देता ही नहीं कभी भी, किसी को कोई सजेशन नहीं देता, मैं अपने बच्चों को भी नहीं देता यहाँ तक कि। सो मैं तो फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स इट्स ए, वो नॉलेज ट्रांसफर अमेरिका में भारत में कभी हुआ नहीं, बिकॉज भारतीय यूनिवर्सिटीज वो एक अलग तरीके से चलती हैं और उनका कंटेंट भी अलग रहता है। एंड दे नेवर थॉट टू, वो वैलिडेशन लेती थी लेकिन दे नेवर एडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस। वैलिडेशन लेती थी जैसे कि अगर कोई हार्वर्ड से आएगा तो वाओ क्या बढ़िया, नाउ वी आर एफिलिएटेड विद हार्वर्ड। और हार्वर्ड में क्या है कि मैं एक जोक में बोलता था, इफ यू आर पास आउट फ्रॉम हार्वर्ड देन यू आर एक्चुअली गुड फॉर नथिंग। अगर आपने हार्वर्ड से कोई डिग्री ली है, ऑक्सफोर्ड से ली है या कैम्ब्रिज से ली है, इसका मतलब यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर ओनली गुड फॉर टॉकिंग। और एक्चुअली वो सही भी है। सो नाउ दीज यूनिवर्सिटीज के अंदर जो फॉरेन इन्फ्लुएंस हुआ विद ऑल द मनी कमिंग इन, वो ये हुआ कि दे बिकम एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट एंड वोकिस्ट। वोकिस्ट का मतलब क्या होता है, कैंसल कल्चर। जो वोकिज्म है, अभी लोग तो बहुत बात करते हैं कैंसल कल्चर, LGBTQ, बट नोबडी टॉक्स अबाउट हु बेनिफिट्स फ्रॉम वोकिज्म। वोकिज्म जो था वेटिकन का प्लान था, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी चर्च ऑफ इंग्लैंड के थ्रू। एंड जैसे येल यूनिवर्सिटी है, यूजी नेल, जो कि मद्रास, जो भारत का मद्रास स्टेट है, उसके पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उन्होंने दे टुक मनी फ्रॉम इंडिया एंड एस्टेब्लिश द येल यूनिवर्सिटी। इसी तरह जितने भी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका की, दे वर बिल्ट बाय द ब्रिटिश विद इंडियन मनी। जो आप सोचते हैं ना इंडियन लूट कहाँ गई, वो अमेरिका को स्थापित करने में गई। तो अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हैपेंड विद इंडियन मनी, बाय द वे। सो ये, बट ग्रेजुअली ओवर द इयर्स ये सारी यूनिवर्सिटीज वर टेकन ओवर बाय द कैथोलिक चर्च, कैथोलिसिज्म। और कैथोलिसिज्म से बहुत सारी बीमारियां आई है समाज में, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेफ्टिज्म, ये सब उसी से कनेक्टेड है। और ये लोग बड़ा इजीली यूज करते हैं दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स को, जो आप समझ गए होंगे, इसमें बोलना चाहता हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं। सो देन, तो दिस होल सिस्टम गॉट सो मच कैरिड अवे कि अब ये लोग, अब जैसे उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ थॉट और इसको बोलते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म इज नथिंग बट कैथोलिसिज्म एक तरीके का। वो उसी से आया है, वहां से आया है, बिकॉज दे वांट टू अटैक द प्रोटेस्टेंटिज्म इन थ्रू द कैंपस। तो ये लोग जब बाहर आते हैं, दे आर एक्सट्रीमली अगेंस्ट द एंग्लिकल चर्च, प्रेस्बिटेरियन चर्च, लूथरन चर्च। लूथरन में थोड़ा जुडाइज्म मिक्स है। तो ये सारी चर्चेस की कहानी है अब मेरी दृष्टि से अगर आप देखें तो, और ये रूट कॉज है। तो जब इन्होंने ये, ट्रम्प ने डिसीजन लिया, इन्होंने प्रॉमिस किया था मागा को कि आई विल टेक दैट डिसीजन, तो ही डिड नॉट कंसिडर इकोनॉमिक साइड ऑफ इट, ही ओनली कंसिडर्ड द सोशल इम्पैक्ट ऑफ इट। क्योंकि सोशल इम्पैक्ट जो है अमेरिका में बहुत ही खतरनाक है, इन द सेंस दैट तो कि वोकिज्म अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका है अब टैलेंट के साथ-साथ बॉर्डर तो बंद ही किया है, तो टैलेंट हो, स्टूडेंट हो, सबके लिए दरवाजे बंद कर रहा है। नुकसान तो अमेरिका को ही है इसमें। क्योंकि वो डॉलर चाह रहा है ना। क्योंकि अगर जब, अभी तो क्या था, पेड़ से छापते थे नोट, उस पर लिखते थे $1 और दोनों को दे देते थे, दुनिया एक्सेप्ट करती थी। तो मतलब पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया, लोगों से खरीदे रियल गुड्स और बेचा उन्होंने पेपर, तो दुनिया पूरी मूर्ख बनती रही। कोविड के बाद ये सडनली चेंज हो गया। तो अब लोगों को पता लगा कि जो इधर आ रहे हैं, लोन्स ले रहे हैं, रिफ्यूजी बन के आ रहे हैं, रिफ्यूजीज आर देयर, जिनको अमेरिका लेता था, इनको हम ब्रेन वॉश करेंगे, वापस देशों में भेज देंगे, फिर वो वहाँ पे, तो जितना भी दुनिया भर का जो अपोजिशन था, जैसे राहुल गांधी, ये सब यहीं पे बैठे हुए थे और यहाँ से उन देशों को राय देते थे। ये बस सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये सारे देशों की कहानी सेम है। यहाँ से बैठ के राय देंगे बर्मा को ह्यूमन राइट्स के ऊपर, यहाँ से बैठ के राय देंगे सऊदी अरेबिया को ह्यूमन राइट्स के ऊपर, गंदे गंदे आर्टिकल्स लिखेंगे सबके लिए, सबके देशों के लिए। सो दिस व्हाट दे वर डूइंग। अभी भी आप देखेंगे कि मैक्सिमम एंटी इंडिया आर्टिकल्स आर रिटन बाय
पीपल whose नेम्स आर इंडियंस बट दिमाग उनका यहाँ पर है। इनफैक्ट एक बड़ी फेमस रिपोर्टर है भारत से, वो बड़ी सबको बता रही थी मैं हार्वर्ड में ये कर रही हूँ, हार्वर्ड में वो कर रही हूँ, और लोग भी सोच के देखते थे कि हार्वर्ड में तो हम लोग अपने बच्चे भेजते ही नहीं, बिकॉज वहाँ पे हमको मालूम है सारे गधे बाहर आते हैं वहाँ से। तो बट इट बिकेम ए स्टेटस सिंबल बिकॉज ऑफ अमेरिकन रिजर्व करेंसी स्टेटस। अब जब वो जा रहा है देन देर इज नो नीड फॉर ऑल दीज थिंग्स। आप किसको फंड करोगे? सो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि ऑल द सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पे चलाए जाते थे वो सब बंद हो जाएंगे स्लोली। तो इट्स एक्चुअली गुड फॉर द वर्ल्ड, बैड फॉर अमेरिका फॉर द शॉर्ट टर्म। लेकिन 5 साल के बाद ये वापस खोल दिया जाएगा, तब देन अगेन इट विल गो टू फ्लरिश अगेन, अगर अमेरिका रहा तो। जी, हम बात करते हैं जो सेंट्रल बैंक यूएसडी को लेकर बोल रहा है। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो डॉलर से पीछा छुड़ा रहे हैं, गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। क्या संकेत इससे मिलते हैं कि आने वाला समय जो है वो डॉलर की गिरावट दिखाने वाला है, और जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका रहा तो ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए अभी जयशंकर जी का कल स्टेटमेंट आया था, अगले 5 साल आर गोइंग टू बी वेरी टुमल्टस। अब उन्होंने वो लोगों को और ये भी बोला कि भारत रहेगा स्टेबल, ये भी बोला उन्होंने साहब। तो भारत इज गोइंग टू बी द गोल्डन स्पॉट फॉर द होल वर्ल्ड, गोल्डन स्पॉट, स्टेबल एंड इकोनॉमिकली ग्रोइंग। क्योंकि हम लोग रियल ट्रेड करते हैं, हम कोई गुड बनाते हैं, बेचते हैं इन द रियल करेंसी। अमेरिकन का क्या था कि दे वर स्पेंडिंग मोर फॉर द सेम गुड बिकॉज उसकी कोई वैल्यू नहीं थी उस पैसे की, और लोगों को लगता था बड़े रिच हैं, मतलब सारा फिएट करेंसी का खेल था वो पूरा। अब उनको एक एक डॉलर के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो और जब रिजर्व करेंसी चला जाता है तो ओनली ऑल्टरनेटिव लेफ्ट फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक पर्याप्त मात्रा में भी है पूरी दुनिया में, और इट इज वैल्यूएबल ऑल्सो, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती सोने की, क्योंकि इससे बहुत पुराने समय से इट इज द स्टैंडर्ड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। महाभारत के समय की करेंसी भी निष्क थी जो कि गोल्ड और कॉपर पे आधारित थी उस समय की करेंसी। तो ये जो सेंट्रल बैंक्स ऑफ गोल्ड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं कि कीनिया को डॉलर खरीदने पड़े ट्रेड करने के लिए करेंगे नाइजीरिया से। अभी तक क्या होता था कि नाइजीरिया को अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं कीनिया को विद इन अफ्रीका, तो उसको पहले डॉलर खरीदने पड़ते थे, और वो डॉलर खरीदने के बाद वो फिर कीनिया विल ओनली एक्सेप्ट डॉलर्स नॉट नाइजीरियन करेंसी, ये होता था। अब क्या होता है, अब क्या होगा कि जब डॉलर तो रहा नहीं, अब कैसे खरीदेंगे आप डॉलर? तो उन्होंने गोल्ड आ जाएगा। तो आपके पास अगर 10 किलोग्राम गोल्ड है और आपके पास 10 किलोग्राम गोल्ड है, और उसके बेसिस में नाइजीरियन करेंसी विल बी सेंट टू कीनियन करेंसी एंड द कीनियन करेंसी विल बी सेंट टू नाइजीरियन करेंसी, देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा एंड दैट गोल्ड हैज टू बी सेट असाइड फॉर द ट्रेड। इस तरह लोगों का ट्रेडिंग होगा एंड तो दैट विल बी मोर सेफ। आदित्य जी, ये कह सकते हैं कि अगर 95% जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड प्रेफर कर रहे हैं, तो मतलब 2026 तक तो हम देखेंगे कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सुनामी है वो आ सकती है, जिस तरह से तेजी से हम देख रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट मूडी की रिपोर्ट और वॉरेन बफेट लगातार ये कह रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन है, स्टैगफ्लेशन हो सकता है, ये हो सकता है, वो भी ट्रम्प की जो ये पॉलिसी है उसकी वजह से। आप अगर सारे फिगर्स को आप स्टडी करें तो आपको दिखेगा 3 थिंग्स: इन्फ्लेशन गोइंग अप, और करेंसी डिवैल्यूएशन गोइंग, 10% डॉलर की वैल्यू चली गई, बिटकॉइन $125,000, गोल्ड $4,000। तो ये सारी वैल्यूएशंस आ रही है। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ स्टडी डिक्लाइन। और जॉब्स रिपोर्ट अगर अमेरिका की देखें तो आपको पता लगेगा कि देयर इज ओनली 21,000 जॉब्स एडेड इन सितंबर, ओनली 21,000 पूरे अमेरिका के लिए। और तो
दिस इज अ वेरी अलार्मिंग मोमेंट, और अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ बता नहीं रही है। और ट्रम्प बोल रहे हैं मैंने $17 ट्रिलियन कर लिया, $15 ट्रिलियन कर लिया। तो ट्रम्प को भी शॉक होगा, उसके सब बोलेंगे क्या मैं बोल के गया था, क्या हो रहा है। अगर कतर जैसा कंट्री $1.5 ट्रिलियन दे रहा है अमेरिका को, जस्ट इमेजिन उसकी इकोनॉमी तो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी छोटी है। कतर की इकोनॉमी, मुंबई का बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी की इकोनॉमी बड़ी है कतर से। सो ये सब फेक न्यूज चल रहा था, बिकॉज द पॉइंट वाज वो ये सोच रहे थे कि देखिए क्या है, देयर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर देयर। अब इसको मैं एग्जैक्टली इस इशू पे अगर मैं बोलूं कि देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द बैंक्स टू शोर गोल्ड, कोई और ऑप्शन ही नहीं अदर देन, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे सब लोग, क्योंकि सबकी तो रिजर्व करेंसी नहीं है कि अब मैंने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे, अब आप दे दो मेरे को खाना, नहीं तो एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल चलाऊंगा। अब वो दिन भी चलेगा। अभी तो ऐसा होता है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर मुड़ता है, 3 प्लेन गिरा देता है गल्फ में, रेड सी में, और भाग जाता है वहां से। सो देयरफॉर देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड टू गो देयर टू इंक्रीज द गोल्ड रिजर्व्स। और दूसरा ये भी है कि द इकोनॉमिक कोलैप्स अगर कोई रिजर्व करेंसी का होता है जो दुनिया भर में एक्सेप्ट की जाती थी, तो दुनिया भर के जो रिजर्व डॉलर में वो गायब हो जाएंगे। मतलब अगर भारत बोलता है अपना में हमारे $700 बिलियन, वो एक्चुअली सिर्फ काउंट करते हैं डॉलर में, एक्चुअल डॉलर रिजर्व जो है $200 बिलियन है, उससे ज्यादा नहीं है। तो इंडिया का रिस्क बहुत बचा हुआ है, इट्स जस्ट 20% रिस्क इज देयर विच हैज टू बी रिड्यूस फर्दर। तो इसलिए सारी बैंक्स इस समय, स्पेशली नॉन अमेरिकन बैंक्स, जल्दी से जल्दी गोल्ड को शोर अप कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, और वो सारे अपने प्लेटफॉर्म्स ही बदल रही हैं, सो दैट जो अभी शॉक लगेगा दुनिया को, दैट कैन बी टेकन केयर। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस जो है रिड्यूस किए जा रहे हैं, क्योंकि सैलरी पे करने के लिए पैसा नहीं होगा। देखिए भारतीय सेना है जो है वॉलंटरी सेवा है, सेना है, हम अपनी रक्षा के लिए जान देते हैं फॉर देश। अमेरिकन सेना के एम्प्लॉयज, सब एम्प्लॉयज, द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन अमेरिका इज द यूएस गवर्नमेंट। आप जस्ट आइडिया लगाइए, द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन अमेरिका इज द यूएस गवर्नमेंट। तो अगर यूएस गवर्नमेंट सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, इसका मतलब ये है कि जितने भी फेडरल एम्प्लॉयज अभी लेड ऑफ किए गए हैं, वो अमेरिका ने जानबूझ के किया है ताकि इनकी सैलरीज नहीं देनी पड़े, ताकि दे कैन सेव मनी फॉर सेव पुटिंग मनी इन समबडी समवेयर एल्स। तो इमरजेंसी का टाइम है, और मैं सोच रहा था कि 3 साल में होगा, मुझे लग रहा है ये सब 6-7 महीने में होने वाला है। जल्दी आप इसको बता रहे हैं। लेकिन आदित्य जी, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि जब प्रेज़िडेंट ट्रम्प आए थे और ब्रिक्स को लेकर, ब्रिक्स करेंसी को लेकर उन्होंने ट्वीट की थी और उन्होंने कहा था कि टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो सब हो रहा है और आप कह रहे हैं 6 महीने में हो सकता है, तो क्या ये चाइना प्लस ब्रिक्स की स्ट्रैटेजी हो सकती है टू शेक अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम? द ब्यूटी इज कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब बैठ के देख रहे हैं ना, सब लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, ये सेल्फ कोलैप्स है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। ना चाइना कुछ कर रहा है, क्योंकि जब कोई ऑलरेडी जब पैक ऑफ कार्ड्स गिर रहा है, तो क्यों उसमें करने की जरूरत है कुछ भी, आप देखते रहिए बस। तो सब लोग ऑब्जर्व करें, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। और इन्होंने बोला था ब्रिक्स के लिए मैं ये कर दूंगा, ब्रिक्स इज द एनिमी और दिस एंड दैट। तो अभी तो क्या है कि आप ये सोचिए कि हवा निकल गई ना, अभी 1 हफ्ते से कोई शब्द नहीं आया है, तो सबको मालूम है क्या चल रहा है वहां पे। तो देवर थिंकिंग कुछ पता नहीं है किसी को, और फिर वो जाके अपने सोल्जर्स को कुछ और बोलकर आ गए, तुम मोटे हो, तुम लो, तुम भाग नहीं सकते, कुछ भी बोल के आ गए वो लोग। तो आजकल जो है जो पूरा एक्यूजेशन था कि ब्रिक्स इज देयर टू आउट टू कोलैप्स अमेरिकन इकोनॉमी, ऐसा किसी ने भी नहीं किया। भारत सबसे बड़ा सपोर्टर तो भारत था वहां पे अमेरिका का, दे डिडंट से एनीथिंग, दे डिडंट से एनीथिंग। इनफैक्ट भारत ने हमेशा अमेरिका को सपोर्ट किया है। ये तो अमेरिकन ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है एज ए प्लान। वो प्लान मैं आपको बता देता हूँ, मैंने भी बुक में लिखा था 4-5 साल पहले। वो प्लान क्या? ये था, जिस दिन अमेरिका अपने डेट्स पे नहीं कर पाएगा, उस दिन 2 काम करेगा, वो दूसरों पे अटैक करेगा या फिर अपनी इकोनॉमी कोलैप्स करेगा। तो ये इनका प्लान है।
इनका प्लान ये है कि जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड डेट्स हैं उसको स्टेबल कॉइन में ट्रांसफर कर देंगे, इंक्लूडिंग 401k। 401k में 17 ट्रिलियन डॉलर से 17 ट्रिलियन डॉलर, मतलब अभी तो उसको वैल्यू रहेगा नहीं, 17 ट्रिलियन कचरा हो गया, वो तो जला दो पेपर के ऊपर से। तो बट आई एम सेइंग वो उसको ट्रांसफर करेंगे बिटकॉइन में, स्टेबल कॉइन में, उसको 1:1 कर देंगे और फिर उसको सब गायब कर देंगे वहां से, स्टेबल कॉइन भी हटा देंगे, तो बिटकॉइन ही पूरा कोलैप्स कर देंगे। ये इनका प्लान था। इसके लिए उन्होंने एक बकरा ढूंढा था, उसका नाम है पाकिस्तान। ओके, वही था पूरा प्लान इनका। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि उनको ये समझ में आया कि पाकिस्तानियों के हाथ में अमेरिकन सेविंग्स देंगे तो क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। तो उनका ये प्लान था कि उसके थ्रू राउट करके अमेरिका में लेकर आएंगे। गलती हो गया कि पुतिन ने पहले अनाउंस कर दिया कि ये रशियन प्लान है, ये अमेरिकन प्लान है। हम लोग को पहले से मालूम, 2021 से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो प्लान था, पॉन्जी स्कीम, वाज एक्सपोज्ड बाय द इंटरनेशनल मार्केट। तो अभी कुछ कर नहीं सकते, वो प्लान ही फेल हो गया। तो अभी पाकिस्तान को ये लोग कचरे की तरह रिजेक्ट करने वाले हैं, हाथ धोने वाले हैं थोड़े दिनों में। जस्ट वेट एंड वॉच। क्योंकि जो प्लान था पॉन्जी स्कीम का, विच अमेरिकन विल ट्रस्ट ए पाकिस्तानी टू मैनेज देयर ओन रिटायरमेंट फंड्स। वो जो अपने देश का नहीं चला सकते, दूसरे क्या चलाएंगे। सो द पॉइंट इज, ये सारा पॉन्जी स्कीम था, ये सारी हवा अब निकल चुकी है। जो बड़ी बड़ी बातें होती थी, 5-6 ट्रिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर, 6, मतलब मैं तो कान भी मेरे पक गए कि इतने ट्रिलियन डॉलर, मतलब ऐसे नाम लोग फेंक रहे हैं जैसे कि $10 का बिल हो गया या ₹10 हो गए। तो नाउ वी आर नॉट, तो वो सारा जो इनिशियल जो एंथुजियाज्म था कि हम जीत के आए हैं, वो सब हवा निकल गया। अब पता लगा है कि अदृश्य राज ने उनको बिठाया था बड़ा सा बकरा बनाने के लिए, एंड दुनिया को लग रहा है। तो नाउ अमेरिका जिस दिशा में जा रहा है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब सब कुछ जेब खाली हो जाती है तो लोग रिलीजन की लेकिन तरफ। आदित्य जी, आपने कहा कि सिंस वो प्लान फेल हो गया तो अब अमेरिका के पास रास्ता क्या? दुनिया को पता चल गया पहले ही सारी चीजें, प्लान फेल हो गया, तो अब अमेरिका क्या करेगा? अब अमेरिका ढूंढ रहा है बकरा, स्केपगोट। अब उसको स्केपगोट लग रहा है कि ब्राउन लोग, मतलब ओनली कलरलेस पीपल should get benefited and all the non colorless people should be thrown out। अब आप इसको कनेक्ट करिए आपके पहले क्वेश्चन से। कॉलेजेस में ब्राउन लोगों की रुकावट करो, मतलब जितने भी कलर्ड लोग हैं, कलर्ड लोग H1B में वीजा हो गया। H1B का, और पूरा अमेरिका को चर्च को दे दो। क्योंकि जब आपके पास कोई बचता नहीं है ना, तो एक ही साधन बचता है, चर्च के पास जाओ, क्योंकि चर्च उनको लगता है बचा लेगा। अब गॉड याद आ रहे हैं तो गॉड गॉड की बात हो रही है। अब कौन से गॉड की बात हो रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सो नाउ द रिलीजियस फैनेटिसिज्म, और जो यूरोप में जो पुराना हालत था सेक्शंस का, एंग्लो सेक्शंस का, उस तरह की हालत की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि यू विल बी शॉक, थोड़े सालों में शायद स्पेसएक्स भी मैक्सिको मूव कर जाए, बिकॉज मैक्सिको विल बिकम अ मोर लुक्रेटिव ऑप्शन देन। बॉर्डर पर ही है ना, एकदम बॉर्डर पे, उनको तो बस 3 किलोमीटर अंदर लेके जाना है, दे आर ऑन मैक्सिको, तो दैट्स इजी फॉर देम। तो इसलिए भी बहुत सारा यू विल सी, मतलब एक तरीके से टाइम इज गेटिंग रिवर्स, और नेटिव अमेरिकन जो है दे गेट मोर प्रोमिनेंस नाउ, क्योंकि वो तो यहीं के रहने वाले हैं, और वो तो कहीं से आए भी नहीं, और वो ब्राउन होते हैं, हमारी जैसी स्किन होती है। एक नेटिव अमेरिकन को भारत में लेके चले जाएंगे तो कोई समझेगा ही नहीं अमेरिका से, ये उसका स्किन कलर ऐसे लगेगा देहाती है भारत का कोई। तो इस तरह का जो, आई थिंक लुकिंग एट मोर वायलेंस इन अमेरिका, और टारगेटिंग ऑफ एनी कलर्ड पीपल इंक्लूडिंग मैक्सिकन्स, क्योंकि उनके लिए मैक्सिकन्स लोग भी कलर्ड लोग हैं, जैसे आप भी कलर्ड में आते हैं, मैं भी कलर्ड में आता हूँ, बाकी सब कलर्ड में आते हैं। तो कलरलेस लोगों का वो शुरू होगा कलर्ड की तरफ। तो दैट्स द ओनली थिंग लेफ्ट राइट नाउ। हम सब लोग कलरलेस वेट, के बदले कलर कलर ब्लाइंडनेस बोलना चाहिए एकदम। वो भी है उनको, वो भी डिजीज होता है, बेचारों को दिखते नहीं कुछ कलर्स। तो दिल जी। नहीं, नहीं, आप पहले बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे एक सवाल हाँ, पूछूंगी। तो ये जो
तो वी आर लुकिंग एट ये जो सिचुएशन बन रही है अमेरिका में, ये धीरे धीरे उसी तरफ जा रही है। अगर आप इमेजिन करें कि हिटलर के समय में जो हुआ था ज्यूस के साथ, तो इसीलिए अभी 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि आज ही किसी भारतीय को मार दिया सिर पे गोली से, पिस्तौल मैं से। वही बोलने वाली थी, जो मैंने कल वो रिपोर्ट पढ़ी थी कल रात को, जिसमें एक स्टूडेंट जो 27 इयर्स का डेंटल सर्जरी के लिए गया हुआ था मास्टर्स के लिए, उसको डेलस में मारा गया। सो पेनफुल। और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, हर हफ्ते इस तरह की खबर जरूर आती है अमेरिका से कि किसी इंडियन को मार दिया गया। ये बढ़ जाएगा, बहुत बुरी तरह पैंडेमिक बढ़ेगा, स्पेशली इन द हेवीली पॉपुलेटेड सेंटर्स। और ये लोग यूज करेंगे, ब्लैक्स को यूज करेंगे या बाकी दूसरे कलर्ड लोगों को यूज करेंगे तो मारने के लिए। जैसे अभी थोड़ी दिनों पहले वहीं टेक्सास में किसी की गर्दन काट दी गई थी, तो और उसने फुटबॉल से खेला था, तो remember, गर्दन काटने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे के सामने गर्दन काटी और उसको पैर से उससे मारना शुरू कर दिया। Oh तो God। ये हुआ है अभी कुछ महीने पहले, कुछ 4 हफ्ते पहले। और कल एक और इंसिडेंट हो गया, और भी ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ते रहेंगे। बिकॉज ये अगेन मैंने आपको भी बोला, पहले इलीगल की बातें करते थे कि इलीगल्स को निकालना है, तो इलीगल्स को तो ढूंढ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको सबने कैथोलिक चर्च ने छुपा लिया। शेल्टर्स सारे कैथोलिक चर्च चला रहे हैं, तो उन्होंने छुपा लिया। अब उनको मिलते हैं हमारे देसी लोग, तो देसी लोगों को उन्होंने ट्राई करना शुरू कर दिया है, और उसके बाद वो दे विल गो एंड टारगेट अदर पीपल आल्सो। तो ये एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। बिल्कुल। इंडियंस तो वहाँ पर मेहनत से पढ़ाई करते हैं और काम करते हैं। अभी हम स्टूडेंट की बात करें, जो 27 इयर्स में डेंटल सर्जन स्टूडेंट पेट्रोल पंप पे पार्ट टाइम काम कर रहा था पढ़ाई के साथ, वो क्या किसी को परेशान कर सकता है या कह सकता है? आप आगे ऐसे मासूम लोगों को, बिगनर लोगों को मारेंगे तो ऊपर वाला तो देख ही रहा है, और जो सजा दी जाएगी वो एक अलग है, लेकिन ऊपर वाला कर्मों को देख रहा है। अमेरिका, मुझे लगता है कि इस तरह से मासूम लोगों को टारगेट करेगा तो ज़रूर अमेरिका की बर्बादी दूर नहीं है। आदित्य जी, जिस तरह से हम डॉलर की बात करेंगे, डॉलर गिर रहा है और गोल्ड बढ़ रहा है। आम लोग उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? इन्फ्लेशन, जॉब, क्या कैसे असर आएगा? देखिए, अगर भारत में है तो निश्चिंत रहिए, नो टेंशन। द ओनली स्टेबल प्लेस इन द होल वर्ल्ड इज भारत, रशिया, चाइना। बाय द वे, चाइना भी इतना स्टेबल नहीं है, बिकॉज चाइना, अगर अमेरिका छींकेगा तो चाइना को बुखार होता है, और अमेरिका खांसेगा तो चाइना में कैंसर होगा। तो अभी चाइना का हालत बहुत खराब होने वाला है, चाइना नोज दैट। तो लेकिन भारत में तो बड़ा सेफ है, भारत सेफ है, और भी बहुत सारी अदर कंट्रीज सेफ है। तो अभी तो एक ही चारा बचेगा लोगों के पास कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत से कनेक्ट करें। इंडिया इज द ओनली सेविंग ग्रेस फॉर द होल वर्ल्ड। तो भारत से कनेक्ट करें। फॉर अमेरिकन या बाकी लोगों के लिए बोलूँगा कि यस, आप गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करें, या जो भी मेटल्स में रखें अपने पास। और मैं वैसे इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कॉमन सेंसिकल बात बता रहा हूँ इसमें कि गोल्ड इज़ अ सेफ बेट रहेगा सबके लिए। और भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम तो एकदम स्टेबल है, तो वहाँ का रुपए का वैल्यू तो ऊपर जाता ही रहेगा। जो आपको टेम्परेरी रुपए जो नीचे दिखाई दे रहा है, वो जानबूझ के रखा गया है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। सडनली आप देखेंगे रुपी विल स्टार्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर सडनली। वो कब होगा, वो टाइम फ्रेम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जल्दी होगा। एंड द मोमेंट, और आपको ऐसा लगेगा जैसे अमेरिका की करेंसी का वैल्यू डॉलर का अभी जस्ट एक महीने में 10% गिरा है, और पिछले 5 साल में 39% गिरा है। 39। वही सारा इन्फ्लेशन दिख रहा है अमेरिका में इस समय। और झूठ बोलते हैं वो लोग कि 2% इन्फ्लेशन चल रहा है। नहीं, जो लोग खरीदने जाते हैं एक्चुअली स्टोर में, बताएंगे 40% से प्राइसेस ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज हुई है पिछले 3 साल में, सिर्फ 3 साल में। और सैलरीज उतनी इंक्रीज नहीं हुई है। इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अभी बोल रहा था कि मैं डॉलर तो अभी 90 पे पहुंचने वाला है, 100 पे पहुंचने वाला है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो जानबूझ के आरबीआई सेफ पे कर रहा है, बिकॉज अगर वो टैरिफ लगाते हैं 50% और मैं रुपए की वैल्यू 20% नीचे कर देता हूँ, तो टैरिफ तो सिर्फ 20% रह गया। फिर ऐसे गेम खेला जाता है। तो भारतीय एक्सपोर्टर्स तो बल्ले बल्ले हो रहे हैं उनके, तो वो तो बोल रहे हैं अच्छा ठीक है और मजा आएगा, करो करो करो। तो तो इट डजंट अफेक्ट द नो लोकल पीपल।
चाय का दाम कल भी 15 रुपए था, आज भी 15 रुपए रहेगा, जो भी रेट चला मुझे पता नहीं है, तो वो उतना ही रहेगा। लेकिन अमेरिका की करेंसी को, अमेरिका को तो अमेरिकन ट्रम्प को लग रहा था पनिश कर रहे हैं, तो आरबीआई ने फिर वहां पे उसको एक्चुअली इन्फ्लेशन को ले लिया। सो नाउ द यूएस इज गेटिंग पनिश्ड, नॉट इंडिया। इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज। तो अब आप यहाँ पे अगर आपके कॉमर्स सेक्रेटरी और इस तरह के लोग हमारे अमेरिका में इस तरह की बातें करेंगे तो पीपल टेक प्रिकॉशंस। तो भारत ने किया, चाइना नहीं कर पाया, बिकॉज चाइना में एक्चुअली वेल्थ है ही नहीं लोगों के पास, वो इंटीग्रेटेड कंट्री नहीं है। आपको हर जगह के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता है, वैक्सीन पासपोर्ट लेना पड़ता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उनका कलेक्टिव कंज्यूमर सोसाइटी नहीं है। भारत का इज ए फ्लरिशिंग सोसाइटी। नॉइज ज्यादा होती है भारत में, लेकिन दैट नॉइज इज इज नेचुरल। अगर 5 इंटेलिजेंट लोग होंगे घर के अंदर तो बहस तो होगी ना। आप 10 इंजीनियर्स को बिठा दीजिए प्रोजेक्ट करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट में कुछ होने वाला नहीं है, वो आर्ग्यू करते रहे एक दूसरे से। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ भारत, इज बिकॉज ऑफ द होल वर्ल्ड, इज ह्यूमन नेचर। तो इसलिए भारत में नॉइज होती है, बट दैट इज गुड नॉइज। अमेरिका में इतना सब होने के बाद भी नॉइज ही नहीं है बिल्कुल भी, बस यही चल रहा है, इसको गोली मार दो, उसको गोली मार दो, बट वो जो कलेक्टिव नॉइज होता है वो है ही नहीं। सो दैट्स व्हाई फॉर वेस्टर्न पीपल आई विल से कि कलेक्ट जो वेस्ट में है गोल्ड पे ज्यादा करें। फॉर इंडिया है अपना सबसे बड़ा रुपया, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ, बट गोल्ड तो हर जगह चलता है। बिल्कुल, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं, काफ़ी समय से इस तरह की रिपोर्ट आ रही थी कि किस तरह से सेंट्रल बैंक्स जो हैं, वो गोल्ड को प्रेफ़र कर रहे हैं, गोल्ड की खरीदारी, फिज़िकल गोल्ड खरीदा जा रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स यही सुझाव दे रहे हैं कि आप सिल्वर, गोल्ड, इनफैक्ट आप तांबा भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल लैंड में भी आप इन्वेस्ट करें, और आपने बताया रुपया तो ऑफ कोर्स सेफ बेट है ही। तो भारत में इन्वेस्ट करें और सुरक्षित रखें अपना जो भी आपका मैं इन्वेस्टमेंट इसका है। एक पॉइंट ऐड करूंगा। जी, जब निक्सन ने डॉलर को फिएट करेंसी बनाया था, निक्सन ने जी। उस समय उन्होंने बोला था थ्रो द गोल्ड इन द ओशन, डॉलर इज द न्यू गोल्ड, बोला था। ओके, अब मैं अमेरिकन बैंक्स को रिमाइंड करता हूँ, टुडे अमेरिकन बैंक्स आर बाइंग गोल्ड लाइक क्रेजी। बना रहे हैं मूर्ख जनता को, जनता को बोल रहे हैं तुम बिटकॉइन में पैसा डालो, और खुद खरीद रहे हैं गोल्ड। ओके, अभी धनतेरस आने वाली है, और मुझे लगता है कि भारत के घर जो हैं फिर वापस से गोल्ड की 20-22 हजार खरीदारी टन रिकॉर्ड तोड़ हो गई भारत में। रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी कोई मुझे बोल रहा था, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये रफ है, इट्स नॉट ए फिक्स डेटा। तो कोई बोल रहा था कि भारत के पास 30,000 टन गोल्ड है या उससे ज्यादा गोल्ड है जो महिलाओं के पास है सिर्फ। मैंने कहा ये तो बहुत ही कम बता रहे हैं आप, बहुत कम। अगर 1.5 बिलियन लोग का बोल रहे हैं तो भारत के पास तो लाखों टन गोल्ड होगा, सबके घर में कुछ ना कुछ है। तो एक मैं उदाहरण दे रहा था, मैं एक बार केरल में मैं जब बाहर जाता हूँ कुछ खरीदता हूँ तो मैं गोल्ड स्टोर में गया, तो एक रिक्शे पे महिला आई, पति आए, दिवाली का समय है, उन्होंने इतना सारा गोल्ड खरीदा, लाइक है 40-50 लाख रुपए का, और रिक्शे में बैठ के चले गए। साउथ में तो गोल्ड का बहुत ज़्यादा चलन है, वहाँ तो दुल्हन होती है, पूरा भर देते हैं उसको गोल्ड से, दुल्हन नहीं, शादी ये तो में। दिवाली है, तो 40-50 लाख का खरीदे, अब नहीं, नहीं, वो वैसे भी घर। दुल्हन शादी में तो दुल्हन को पूरा येलो कर देते हैं गोल्ड से भर के। और ये तो साधारण, मतलब अगर अमेरिका में कोई ऐसा गोल्ड खरीदता तो शायद उसको लूट के गोली वोली मार दी जाती कहीं पर। अब यहाँ पे तो वो पति पत्नी आए, अपने आराम से रिक्शे पे आए और खरीदा और रिक्शे पर ही चले गए। एंड मैं देखता रह गया वहां पे कि मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है गोल्ड को। लेकिन अमेरिका में तो सेलिब्रेशन पॉइंट हो जाएगा, उतने में तो घर खरीद लेंगे आप। अब यहाँ पे लोग खरीदते, मर्सिडीज में खरीद के रहे हैं $50,000 की, वो व्यक्ति $50,000 का गोल्ड खरीद के गया जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। मर्सिडीज या कोई भी एक्सपेंसिव कार होगी उसकी वैल्यू कम होगी। जी, कार इज नॉट एन एसेट, इट्स अ लाइबिलिटी, एब्सोल्युटली। है ना। गोल्ड इज एन एसेट, कार इज अ लाइबिलिटी।
तो आपके अच्छे कार का क्या करोगे, अचार डालोगे उसके अंदर, क्या करोगे? वो तो उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसको इंश्योरेंस चाहिए, उसको ये चाहिए वो चाहिए। तो दी इन्वेस्टमेंट का प्रायोरिटी सबको बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, कहाँ करना है। एंड गोल्ड का वैल्यू, जो अभी कोई बोल रहा था कि अगर 1 किलो गोल्ड 1990 में अगर हम होता तो एक मारुति कार आती, और आज 1 किलो गोल्ड में रोल्स रॉयस आती है। जस्ट इमेजिन, है ना? तो किसकी वैल्यू बढ़ी या किसकी वैल्यू घटी, इस पॉइंट। गोल्ड इज ऑलवेज सेफ बेट, अभी तो नहीं है, शुरुआत से। जी, बिल्कुल। और आपका सुझाव है कि गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करें। इनफैक्ट सभी एक्सपर्ट्स इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट करें, फिज़िकल गोल्ड और सिल्वर और तांबा और इस तरह की मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ रुपया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी, हालाँकि मुझे इन सारी चीज़ों का इतना ज़्यादा नहीं पता है, बट स्टिल कई सारे एक्सपर्ट जो राय दे रहे हैं ऐसे समय में जबकि डॉलर गिर रहा है, तो सेफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आदित्य जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इन दोनों ही मुद्दों पर आपने काफ़ी डिटेल जानकारी हमारे साथ साझा की। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।